हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है विक्रम सर ब्लॉग में। और आज का हमारा जो ब्लॉग है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं आदर्श, इनके लिए बनने वाला है। आदर्श ने जो है वो अभी एनडीए में क्वालिफाई किया है और जस्ट अभी इनका मेडिकल होकर आए हैं। ये मतलब रिटेन तो इनका हो ही गया था, लेकिन एसएसबी भी इन्होंने क्लियर कर दिया था रिसेंटली। अभी शायद कल ही आए हैं आदर्श, है ना? कल ही अभी मेडिकल जो है वो इनका क्लियर हुआ है और ओवरऑल बस मेरिट आनी बाकी है। बाकी इनका सिलेक्शन हो गया। मेरिट से सिर्फ इनको रैंक पता लगेगी, है ना? और बाकी का इनका सिलेक्शन हो गया। और एनडीए में भी इन्होंने ना एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, है ना, शायद फ्लाइंग ऑफिसर, यस सर, फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ। ये बड़ी खुशखबरी की बात है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा मैं आदर्श के बारे में बताना चाहूँगा। और ये ब्लॉग बनाने का जो हमारा मोटिव है ना, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली हम आपको बता रहे हैं, उनके लिए बड़ा मोटिवेशनल होने वाला है। आदर्श अभी 12th में, मार्च में जो 12th के एग्जाम है, जो सीबीएसई बोर्ड के मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें अपीयर्ड होंगे। यानी कि अभी 12th भी कंप्लीट नहीं हुआ इनका, आदर्श का, और एनडीए में इन्होंने सिलेक्शंस ले लिया। पहले तो आदर्श ये बताओ कैसा लग रहा है? सर बड़ी खुशी मिल रही है। पूरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा पूरा, कि अपना जो मेहनत की है वो सफल हो रही है और पूरा बढ़िया था। अच्छा, अभी थोड़ा सा आदर्श का ना बैकग्राउंड भी हम लोग बताने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें। बहुत आदर्श जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैनपुरी जनपद में एक घिरोर कस्बा पड़ता है। घिरोर कस्बे में भी एक गांव आता है कोसोन। कोसोन में भी शायद एक बमरौली गांव है, ठीक है ना? तो यानी कि मतलब बहुत, मैनपुरी वैसे तो पिछड़ा हुआ जनपद है, एजुकेशन में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर, तो थोड़ी सी तरक्की हुई है। लेकिन घिरोर और उसमें भी कोसोन और बमरौली की बात करें तो बहुत बैकवर्ड एरिया है। वहाँ से निकल कर आना और फिर एनडीए में सिलेक्शन लेना, और अपनी बोर्ड की भी ये तैयारी कर रहे थे। उसी तैयारी के दौरान इन्होंने एनडीए का फॉर्म अप्लाई किया, एनडीए का फॉर्म डाला और उसमें सिलेक्शन। क्योंकि जब इनका रिटन में सिलेक्शन हुआ था ना, रिटन में भी मैं बताना चाहूँगा कि इनके 500 प्लस मार्क्स लिए इन्होंने। ये भी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बच्चे रिटन में एक अच्छा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जब ओवरऑल मेरिट बनती है उसमें थोड़ा सा उनको बेनिफिट रहता है। एक तो होता है कि जस्ट आप बॉर्डर लाइन पर जाके आप पास हो रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, और एक होता है कि अच्छे खासे मार्क्स लेकर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब अच्छे मार्क्स लेकर क्वालिफाई करते हैं तो ओवरऑल जब मेरिट बनती है, एसएसबी अगर 19-20 भी होता है तो वो उसमें बेनिफिट उसको रहता ही रहता है, हम आपको बता दें। अब वहाँ से निकल कर आना और फिर यहाँ पर मतलब क्वालिफाई करना है एनडीए का, भाई हम लोगों के लिए तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों से 12th क्लास की मैथ्स की कोचिंग ले रहे हैं। बाकी इनकी जीएस की अपनी खुद की, यानी कि जीएटी बोलते हैं शायद उसको, है ना? यस सर, जीएटी। यानी कि जीएस का जो सेकंड पेपर होता है वो इन्होंने अपनी खुद तैयारी की थी। मैथ्स का गाइडेंस हम लोगों ने लिया था, बाकी इन्होंने ऑनलाइन भी अपना गाइडेंस लिया था। पूरी की पूरी इन्होंने तैयारी की है। अच्छा आदर्श, ये तो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना? देख, तैयारी वगैरह के बारे में बताइए, रिटन वगैरह की आपका क्या मतलब तरीका था तैयार करने का, वो बताइए। और फिर हम इनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले कि रिटन की जो आपकी प्रिपरेशन रही, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? ओके। तो सर पहले तो मैंने 11th में ज्वाइन किया था सर को, कोचिंग सर का स्कूल ज्वाइन किया था। दैन कोचिंग भी सर की ज्वाइन की थी मैथमेटिक्स की। तो ये रहा था कि 11 से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले इसका एनडीए का होता है कि डिवाइडेशन होता है, ऐसे दो पेपर्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स का, दूसरा जीएटी का। तो एक इसमें ये होता है कि आपको मैथमेटिक्स क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका जीएटी का पेपर होता है, वो चेक होता है। तो सबसे पहले मैथ की प्रिपरेशन, सबसे पहले बात आती है मैथ की प्रिपरेशन की। तो मेरा सर बेसिक तो सर, मैंने जैसे आप सर कोचिंग पढ़ी थी, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी उसका बेसिक होता है। अगर आपको एनसीईआरटी की नॉलेज कंप्लीटली है और गो थ्रू कर चुके हैं आप पूरा अच्छा तरीके से, तो आप उसको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा रहता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सब चीज़ के। तो पहले सर मैथमेटिक्स सर आपने ही पूरा कवर कराया मैं 11th-12th का पूरा। साथ साथ में मैंने सर ऑनलाइन, जैसे आता है वन शॉट वीडियोज़ और क्वेश्चन सॉल्विंग होती है, तो यूट्यूब से काफ़ी चैनल हैं, उनसे मैंने वन शॉट वीडियोस देखी। और कोई कॉन्सेप्ट में मतलब अच्छा, मतलब एनडीए के स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ना है, वो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब और यूट्यूब से ही बेसिकली, मतलब हाँ, तैयारी यूट्यूब इसके से। अलावा की है, यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख के अपनी यस सर, तैयारी? यूट्यूब से वीडियोस देख के। और सर मैंने मैथ कुछ बुक्स यूज़ की थी, 2-3 मैथमेटिक्स के लिए, जो एनडीए स्पेस मतलब पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि रामबाण बोला जाता है किसी भी एग्जाम के। अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो एनडीए के लिए भी सेम चीज़ है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर अगर करके जाएंगे ना, तो वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहते हैं, उसकी डिजिट या वो चीज़ चेंज हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा मतलब क्लियर कर सकते हैं। उसका सेकंड पेपर होता है जीएटी। जीएटी में 3 डिवाइडेशन होता है, 600 मार्क्स का होता है जीएटी। उसमें से 200 की इंग्लिश, 200 की साइंस एंड 200 की जीएस होती है। तो इंग्लिश के लिए तो बेसिक है कि वोकैब अच्छा होना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। वो सब्जेक्ट मतलब वो डिवाइडेशन उसमें भी होता है इंग्लिश में भी, तो उसको 50 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। उसके बाद आता है सेकंड साइंस। साइंस का ये रहता है कि आपको सर 10th क्लास की, अगर साइंस 9-10th की अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स अच्छी तरीके से गो थ्रू हैं, तो वो साइंस का वही लेवल रहता है, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं वो। 11th-12th के कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स होते हैं, बस वही लेते हैं। और बाकी तीसरा रहता है जीएस, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब इंक्लूड रहता है सर।
अच्छा, बेसिकली मतलब इनका जो कहना है कि तैयारी इनकी अपनी सेल्फ स्टडी रही थी, लिटिल बिट इन्होंने गाइडेंस जो है यूट्यूब चैनल वगैरह से ली थी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि मतलब एक मैंने देखा है बच्चों को, यार हमारे पास तो कुछ सोर्सेस ही नहीं है, गाइडेंस नहीं है, हम कैसे तैयारी करें। तो एक होता है ना मन में अगर हम ठान लें कुछ कि ये करना है, तो सोर्सेज तो अपने आप से निकल कर आ जाते हैं सारे के सारे, है ना। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इनको बैकग्राउंड के बारे में। अभी अभी मेरी जब बातचीत हो रही थी मुझे नहीं पता था, फादर है इनके जिनका बेसिक में जॉब है और मदर नहीं है। अच्छा, इसके बाद साथ साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ मैनपुरी के अंदर, क्योंकि घिरोर कस्बे में भी हम आपको बता दें जो कोसोन या बमरौली गांव है वहाँ पर ये रह रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक रूम ले रखा था रेंट पर, खुद ही शायद मेरे ख्याल से खाना वगैरह खुद ही बना रहे थे। यस सर, खाना का मतलब खुद ही रख रहे थे, लेकिन जब सर प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई बोर्ड्स और ये सब, तो फिर एक खाना वाली रख ली थी, वो आंटी बनाने आते मतलब हैं। कुछ मतलब इन्होंने एक हायर कर ली थी, मतलब खाना वगैरह बनाने के लिए आती थी। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मतलब वो पहले तो इनका ये था कि खुद ही अपना सारा का सारा कर रहे थे, फिर जब ये लगा कि पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन है, तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा उन सारी सारी चीज़ों के लिए, फिर इन्होंने अपना लंच वगैरह के लिए किसी को हायर किया, वो सब बना के जाते थे और अकेले ही रहते थे। शायद इनके साथ एक इनका फ्रेंड और अविनाश, हाँ, अविनाश अविनाश मतलब ये साथ दो लोग रहते थे, हम आपको बता दें। और अविनाश भी शायद घिरोर के ही रहने वाले हैं, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है। अच्छा, और इनके अभी अभी मेरी बातचीत में पता लगा कि इनकी माँ नहीं है इन द सेंस कि शायद 10th क्लास में जब आप थे तो 10th क्लास में तो उनको शायद कैंसर वगैरह था और उसकी वजह से शायद वो बिल्कुल इनकी जो यंग एज थी उसी समय में छोड़ के चली गई थी। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके फादर को आ गई थी। इस ब्लॉग के माध्यम से इनके फादर को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब इस तरह से आदर्श को तैयार किया कि इनकी सारी की सारी अपनी मतलब पूरा डिसिप्लिन है ना, वो आदर्श ने खुद सारा का सारा मेंटेन किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं। और उन बच्चों के लिए जो जिनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं, सोर्सेस नहीं होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि यार हमारे पास चीज़ें नहीं हैं और हम नहीं कर पाएंगे, शायद वो ऐसा मन में मान लेते हैं, लेकिन आदर्श ने पूरी तरह से करके दिखाया। और मैं आपको बताऊं कई ऐसे बच्चे हैं हमारे जो सिलेक्ट हुए थे। लास्ट ब्लॉग भी मैंने डाला था, प्रांजल का सिलेक्शन हुआ था एयरफोर्स के लिए, उसका भी। बट आदर्श के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आदर्श ने 12th में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एनडीए और एसएसबी और मेडिकल वगैरह जो भी प्रोसेस होता है, यानी कि पूरा का पूरा पहली बार में क्लियर कर दिया। और पहली बार में ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई, कभी भी इनको शायद मेरे ख्याल से रीटेक नहीं लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इनको मौका दिया गया कि चलिए मेडिकल में, कई बार मैंने देखा है, जितना जाना, जितना मेरी बच्चों से बातचीत हुई है, उसमें शायद मेडिकल में अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो कुछ समय शायद देते हैं। ये सर 42 डेज का टाइम देते हैं आपको री मेडिकल अपीयर करने के लिए। अरे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आदर्श का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई, हम आपको बता दें। अच्छा, बातचीत करते करते आदर्श, अभी ये भी बात चल रही थी कि एसएसबी की जब बातचीत आदर्श से हो रही थी, तो आदर्श ने मुझे एक पॉइंट बताया कि सर जब एसएसबी हमारे जो क्या बोलते हैं उसको हम जो पूरा का पूरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, उन्होंने बताया इनको जब इनका इंटरव्यू ले रहे थे कि वो प्रेफरेंस क्या है, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वहाँ से कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं या 12th अपीयर्ड वाले बच्चे जो होते हैं, है ना, उनको ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। उसका शायद लॉजिक यही है कि वो कहते हैं कि अगर 12th अपीयर्ड में ही बच्चा या फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना डिसिप्लिन, इतना सिंसियर है और इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, और यानी कि रिटर्न भी अच्छे मार्क्स लेकर आया है और एसएसबी में भी सारी की सारी चीज़ें बढ़िया कर रहा है, तो शायद ये लगता है कि ये जिम्मेदारी ज़्यादा अच्छे से उठा सकता होगा। जो भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप जॉब में जाते हैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, जॉब के साथ जिम्मेदारी आती है, तो वो आसानी से मतलब ले सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आदर्श मुझे बताइए कि क्लास 12th के बच्चे या 11th और 12th में जो होता है, क्योंकि कई बच्चों को होता है ना 12th हम पहले करेंगे उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आप 12th अपीयरिंग हैं तो शायद मुझे लगता है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं, एसएसबी में जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव जाती हैं या बेनिफिशियल थोड़ा सा होती हैं। यस सर, मतलब बोला जाता है कि 12th अपीयरिंग एक गोल्डन चांस होता है मतलब एनडीए के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है आपका एग्ज़ाम देने के लिए। अपीयरिंग सितंबर वाला सेकंड पेपर होता है, वो स्टार्टिंग होती है। तो मेरा मतलब ऐसा ट्रेंड किसी ने बताया नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन हो रही हैं एसएसबी सेंटर से, उसमें काफ़ी 12th अपीयरिंग बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है, मैंने जो मतलब पता किया है, लोगों से बात की, उससे पता चला है कि वो देखते हैं कि सिंसियरिटी अगर बच्चे में है, खुद सेल्फ डिसिप्लिन कर पा रहा है, अपना बोर्ड भी मैनेज कर रहा है, अपनी बोर्ड की पढ़ाई भी कर रहा है, और ये कॉम्पिटिशन में भी अपना पार्टिसिपेशन पूरा दिखा के एक एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो मतलब इतना ईजी तो सेट नहीं करती है यूपीएससी भी, तो उसको भी अगर क्लियर कर रहे हैं और अपीयरिंग कर पा रहे हैं, एसएसबी में आ रहे हैं, इन सब बच्चों के साथ जो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनके साथ बैठ के कम्पीट कर रहे हैं, तो बच्चों में क्वालिटीज़ है, सेल्फ डिसिप्लिन है। तो सर ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, थोड़ा सा फेवर में आपके जाता है, मतलब ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एनडीए में ना जो हम लोगों का एरिया है, यूपी वाला एरिया है ना, अभी ये भी बातचीत हो रही थी कि अभी इनके जो शायद कर्नल सर थे जो इनसे इनकी बातचीत हुई है, वो बता रहे थे कि हरियाणा वगैरह के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हर साल 2-3-4 लेफ्टिनेंट के लिए रिकमेंडेड होते हैं, है ना। बट यूपी वगैरह में थोड़ा सा अभी क्रेज जो है, जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर तो ठीक है, बट जनरल हम आपको बता दें, जनरल यूपी की बात करेंगे, उतना ज़्यादा अभी क्रेज नहीं है। मतलब सिलेक्शन क्रेज तो है, लोग तैयारी
तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शंस का रेशियो उतना अच्छा नहीं है ना। तो वो भी एक बड़ी बात है, उसके लिए भी हम आपको बता दें कि भाई आदर्श आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई ये मैनपुरी जो कि एजुकेशन में थोड़ा सा पिछड़ा जिला माना जाता है, अभी काफ़ी मैंने कई बार बोला कि काफ़ी काम भी कर रहा है। घिरोर, उसके बाद भी घिरोर तो कस्बा है, ठीक है ना, उसके बाद भी मैंने कई बार बोला है कि कोसोन है, उसके बाद शायद उसमें भी आता है बमरौली गांव, वहाँ से ये है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करेगी कि अगर आदर्श का सिलेक्शन हो सकता है तो फिर उनका भी सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा आदर्श, एक बहुत जनरल सी ओपिनियन है कि एनडीए रिटर्न तो निकल जाता है बच्चों का, जनरली बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन एसएसबी जो है वो क्लियर नहीं कर पाते। तो मतलब क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि आपने पहले ही अटेम्प्ट में ही एसएसबी क्लियर किया है, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग रही और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह से मतलब तैयारी करनी चाहिए एसएसबी की, जिससे कि उनको थोड़ा सा हेल्प मिले यहाँ पर? यस सर। तो सर एसएसबी इज़ बेसिकली आपका पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये उसमें आपकी एडवांस नॉलेज चेक नहीं करते हैं, वो आपकी रिटन एग्जाम से चेक कर लेते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, सब्जेक्ट्स की कितनी नॉलेज है सबकी। एसएसबी इज़ अ प्रोसेस कि आपको वो पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आप में वो बात है। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, 15 OLQs होते हैं कि आपके अंदर वो एक दो मैं बताना चाहूँगा कि आपके अंदर इनिशिएटिव ले पा रहे हैं आप, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर किसी चीज़ को करने की, कि आप सोसाइटी में अडेप्टेबल हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में ले जाया जाए आपको अडेप्ट कर पाएंगे आप लोगों को, कि आप में कन्विंसिंग पावर है लोगों को समझाने की। एक लीडर चूज़ कर रहे हैं वो, तो उनको एक क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसकी टिप्स तो बेसिकली यही होती हैं कि आप पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, आप खुद अपने आप को चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनेज करें, आप नॉर्मल अपने घर पे रह रहे हैं तो आप अपने घर का जो छोटा मोटा काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। अपने घर पे जो बेसिकली आपका जो पापा आपका काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो आप खुद लीजिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। और जैसे मनी मैनेजमेंट होता है, खुद की सेल्फ मनी मैनेजमेंट करिए, मतलब जितना भी मिल रहा है उसको मैनेज करना सीखिए चीज़ों को। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न सबसे बड़ी चीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप हैं अगर, तो आप चीज़ें OLQs आपके अंदर आ जाते हैं इनकलकेट। उसको कोई डेवलप करने के लिए आपको कोई नॉलेज बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, वो आपकी अडेप्टेबिलिटी होती है। जैसे किसी भी क्लास में एक या 2-3 बंदे होते हैं जो हमारे टीचर्स को मतलब सही लगते हैं कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, सिंसियरिटी है, तो वो क्यों आती है? वो एक OLQs वो कहीं अलग से थोड़ी ला रहे हैं। पढ़ाई में काफ़ी बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन एक अंदर से क्वालिटीज़ जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो चेक करते हैं, तो वो आपके अंदर खुद आती हैं। वो डेवलप खुद करो, छोटी छोटी बेसिक चीज़ से मैनेजमेंट स्टार्ट करो, लोगों के साथ अच्छे से बात करना होता है, आपकी मतलब कन्विंसिंग पावर कैसी है, लोगों को बात कैसे कर पा रहे हैं आप, तो ये चीज़ें होती हैं सर। बिल्कुल, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी सिर्फ फिजिक्स से नहीं आती है, आपकी जो हैबिट्स है हम आपको बता दें कि सोसाइटी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी घर के लिए क्या जिम्मेदारी है ना, मतलब वो सारी की सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बच्चों के अंदर होना चाहिए। और वो अगर आप करते, देखिए ये एक दिन में नहीं आता, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता, जितना कि मैं समझता हूँ। ये क्या होता है कि आपको खुद से एक आपका एम होना चाहिए कि ठीक है यार एसएसबी में जाना, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको कम से कम 2-3-4-5 साल में, यानी कि ये डेवलप करनी पड़ती है। उसके लिए आप किसी कोचिंग में नहीं बताया जाएगा आपको, आप कहिए कि एक महीने आपने कोचिंग ले ली और आपको सिखा दिया गया, एसएसबी की तैयारी करा दी। मुझे लगता है सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो आपको यानी कह सकते हैं ना कि मतलब फेक आप कुछ भी नहीं हो सकते, जो है वो चेक कर लेते हैं वहाँ पर एसएसबी के थ्रू, जो भी मतलब आपका सारा का सारा ये अरेंज करते हैं इंटरव्यू वगैरह एसएसबी वगैरह, वो सारा का सारा। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी चीज़ है, बहुत सारे ना बच्चों को ये रहता है कि यार हम एनडी की तैयारी करें या बोर्ड की तैयारी करें, सीबीएसई बोर्ड की। क्योंकि अभी मैंने एक बात कही थी कि भाई 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि यार हम एनडीए की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बोर्ड कहीं ना कहीं छूट रहा है। ऐसा ना हो कि एनडीए की तैयारी के चक्कर में हमारा बोर्ड खराब हो जाए। तो आपने तो आदर्श बोर्ड भी मैनेज कर रहे हैं, और अभी मैंने टेस्ट वगैरह भी आपके काफ़ी लिए थे, उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो कैसे ये बच्चे मैनेज करें, मतलब बोर्ड भी अपना और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन? सर जैसे आप कोचिंग में बताते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, किसी भी चीज़ की एक कंसिस्टेंसी होती है। जैसे आप हमारे सर रेगुलर संडेज़ को टेस्ट लेते हैं, तो हमारा कोई संडे गैप नहीं जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई काम आ गया कुछ हो गया, लेकिन हमारा संडे को रेगुलर टेस्ट होना है तो होना है। तो ये एक कंसिस्टेंसी होती है कि होना ही होना है। तो ये मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने सर 11 से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो ये नहीं है कि मुझे एकदम 2 महीने पहले मैंने सोचा था कि सितंबर में पेपर है तो मैं जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं अपनी। मैंने सर स्टार्टिंग से की 11 से
2 या 3 घंटे देना स्टार्ट किया केवल एनडीओ को। बाकी मेरे पास पूरे 24 आवर्स में पूरा मुझे बोर्ड पढ़ना है, स्कूल जाना है, अपनी कोचिंग करनी है और सब चीज़ करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुझे शाम को अपने टाइम मिल रहा है ना 3-4 घंटे, तो वो उसको मैं एनडीए में पढ़ रहा हूँ, अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट को बुकेब याद कर रहा हूँ, या अपने जीएस के कोई सब्जेक्ट याद कर लिए बैठ के को। और जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये थोड़े इंटरेस्टिंग और लगते हैं पढ़ने में, अगर जिससे बच्चे को इंटरेस्ट होता है। तो ये आपका एक माइंड भी डाइवर्ट करता है कि आप अपना और एकेडमिक्स से हटके कुछ पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है कि यहाँ से ही मुझे एक नॉलेज मिल रही है, ये चीज़ मिल रही है। तो इन चीज़ों को करके, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। रेगुलर 2 आवर या 3 घंटे दे रहे हो आप, दीजिए, लेकिन रेगुलर दीजिए उसको। 1 साल तक पूरा रेगुलर और किसी चीज़ को डेडिकेट कर देंगे आप, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ अचीव कर पाएंगे और लिमिटेड टाइम के अंदर कर पाएंगे। सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है सर। नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब एकेडमिक्स तो आप पढ़ रहे थे, और रिफ्रेश होने के लिए ना थोड़ा सा जीएस, हिस्ट्री और ये भी सारी की सारी चीज़ें पढ़ी, तो 2 in 1 हो गया। मतलब वो तैयारी तो हुई और साथ साथ आप रिफ्रेश हुए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, आदर्श को एक बार फिर से बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा। मैं तो आपको बताऊँ कि मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है आदर्श के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि आदर्श शायद तुम्हारा सिलेक्शन होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही होगा, और इन्होंने अटैम्प्ट में करके दिखाया। इनके भाई परिवार जो भी है उनको बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि भाई ऐसा बच्चा है आपका। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मैं क्लास पढ़ाता था ना, आदर्श के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है क्लास पढ़ाते समय, क्योंकि भाई टीचर हूँ, तो वो बात मैं ज़्यादा करना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं जब क्लास लेता था, आदर्श हमारी क्लास में होता था, पता नहीं क्या एक एनर्जी आती थी मुझे, और मुझे लगता है कि अब मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराने, क्लास में आदर्श बैठा हुआ, और एक मतलब बड़ी एक आदर्श का जो एक्सप्रेशन रहता था ना पढ़ाते समय, कि जो चीज़ें समझ रहे हैं, वो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी एनर्जी मिलती थी उससे कि यार आदर्श बैठे हुए ना क्लास में, तो चलो ठीक है, चीज़ें यार सही लेवल पर लेकर जानी है और सही तरीके से पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी टीचर को मोटिवेट करते हैं, उसमें से आदर्श भी एक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पर तो आदर्श बैठे हुए इसलिए आदर्श की बात कर रहा हूँ अभी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको देख कर कि यार पढ़ाने का बहुत मन करता है कि चीज़ें हम जो है ना सही लेवल पर लेकर जाए, इनको डेप्थ में पढ़ाएं, सारी की सारी चीज़ें, कहीं कोई क्वेरीज ना रह जाए, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आदर्श हमारे बिल्कुल फेवरेट स्टूडेंट थे, हैं और रहेंगे हमेशा। और बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपका अभी जो भी प्रोसेस होता है, शायद मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन कराएंगे इनकी पहले कंप्लीट, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह इनकी सारी की सारी चलेगी, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छे से हों। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहूँगा कि कहीं कोई भी बच्चा, क्योंकि इसमें शायद मैं नंबर भी ऐड कर दूंगा अपना, और अगर कोई भी बच्चा एनडीए के रिगार्डिंग आदर्श से बात करना चाहे या कुछ पूछना चाहे, कोई भी चीज़ें हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आदर्श का नंबर जो है उस बच्चे को दे दूंगा, तो वो डायरेक्ट अपना आदर्श से बात भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आदर्श का सिलेक्शन से पहले प्रांजल का सिलेक्शन हुआ था, और प्रांजल ने भी ना, प्रांजल अगर ये ब्लॉग देखेंगे तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, प्रांजल ने भी आदर्श की काफ़ी हेल्प करी। क्योंकि एक चैन है, हम आपको बता दें, क्योंकि होता है कि हम लोग तो टीचर है, पढ़ाते हैं सारी की सारी, ये जो बच्चे ना एसएसबी फेस करके आ रहे हैं, रिटन फेस करके आ रहे हैं, तो इनको सारी की सारी चीज़ें पता है। हमारा तो गाइडेंस है कि भैया आप ऐसे करिए, चीज़ें ऐसे करिए, एक मोटिवेशन तो है हमारी तरफ से, लेकिन एग्जैक्टली इंटरनली चीज़ें कैसे हैं वो ये बता कर आएंगे, जो कि रिसेंटली अभी इन्होंने सिलेक्शंस लिया है। तो अगर ऐसा बच्चा है, तो नंबर मैं अपना, जब ये ब्लॉग डालूंगा तो उसमें नंबर मैं ऐड कर दूंगा अपना, कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो मैं आदर्श का नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बातचीत करना चाहे तो। मेरे ख्याल से शायद जून में, अभी मई में इनका मेरिट आ जाएगा आई थिंक, और जून वगैरह में शायद जब 12th का रिजल्ट इनका आ जाएगा, तो उसके बाद इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सबमिट होंगे सेंटर पर, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो चालू हो जाएगी। तो चलिए, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आदर्श आपसे बातचीत करके, थैंक यू।